अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी चेन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में, यानी एटीपी बनाया जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के जो पहले 3 स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रब साइकिल। अब उन तीनों प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली एटीपी बहुत कम बनती है। उन तीनों प्रोसेस के अंदर जो कंपाउंड बनता है वो है NADH, यानी NAD को रिड्यूस किया जाता है NADH की शक्ल में। अब रेस्पिरेटरी चेन में उसी पैदा होने वाले NADH से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है और ATP बनाई जाती है। तो हम रेस्पिरेटरी चेन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से NADH से ATP बनती है। अब ये आपके पास NADH प्लस H मौजूद है और ये देखें लो टू हाई एनर्जी स्टेट पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि NAD के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर है, इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो रेस्पिरेटरी चेन में जब ये NADH प्लस H टूटता है तो इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस रेस्पिरेटरी चेन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और गुजरने के दौरान एनर्जी पैदा होती है ATP की शक्ल में। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देखें हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट पे आते हैं। जाहिर बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई टू लो एनर्जी स्टेट में है तो एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और उसी रेडिएट होने वाली, निकलने वाली एनर्जी से ATP बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम उसी बनने वाली ATP को डिस्कस करेंगे, ये कैसे बनती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, चाहिए क्या क्या। सबसे पहले हम NADH को डिस्कस करते हैं। उसके लिए आप ये दोनों इन चीज़ों को इग्नोर करें, FADH2 को और इस एंजाइम को फिलहाल आप इग्नोर करें। पहले हम इसको देखते हैं। तो हमें चाहिए एक NADH चाहिए, फिर एक एंजाइम चाहिए NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एक को एंजाइम Q चाहिए, और फिर ये एक सीरीज है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं। अब ये एंजाइम, को एंजाइम और ये साइटोक्रोम्स मौजूद कहाँ पे होते हैं? ये मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है, बाहर वाली स्मूथ मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन जो इन फोल्डिंग्स बना रही है ना, ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको हमने यहाँ पे बड़ा किया हुआ है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर वो एंजाइम, को एंजाइम और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो हम इसको बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले NADH प्लस H को ऑक्सीडाइज करेगा एक एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये सारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस इसमें दोनों होते हैं, क्योंकि सारी बात है जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो डेफिनेटली इसकी रिडक्शन होगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है? इससे हाइड्रोजन जोन से रिमूव होते हैं और हाइड्रोजन रिमूव होके वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आके इस एंजाइम को रिड्यूस कर देते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन में इतनी एनर्जी पैदा होती है कि ADP से ATP बनाया जा सकता है। ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ के, ये I से मुराद है इनऑर्गेनिक, ATP बना दिया जाता है। अब इसकी रिडक्शन होगी। अब नेक्स्ट को एंजाइम Q क्या करता है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और इसकी अपनी क्या हो जाती है, रिडक्शन, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में ये साइटोक्रोम B जोन सा है, वो को एंजाइम Q को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसकी अपनी क्या हो जाती है, रिडक्शन। याद रखें ये एक्चुअली साइटोक्रोम B और BF दोनों का कॉम्प्लेक्स है, मजमूआ है, इसी वजह से इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स B कहते हैं। नेक्स्ट साइटोक्रोम B की ऑक्सीडेशन करता है साइटोक्रोम C और 2 इलेक्ट्रॉन आगे इसके पास चले जाते हैं। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो तब भी इतनी एनर्जी पैदा होती है कि ADP से एक ATP बन जाती है। नेक्स्ट साइटोक्रोम C की ऑक्सीडेशन करता है साइटोक्रोम A। अब ये साइटोक्रोम A और A3 ये दरअसल एक ही कॉम्प्लेक्स है, इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस तरह ये B और BF वाला साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों को कलेक्टिवली साइटोक्रोम A भी कहते हैं। तो साइटोक्रोम A साइटोक्रोम C की ऑक्सीडेशन करेगा और इसकी अपनी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन आगे इसके पास आ जाएंगे। और आखिर पे आपके पास यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन का एटम, यानी ये हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो वो इस साइटोक्रोम A से, इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन का एटम प्लस 2 हाइड्रोजन आयन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ही लिए जाते हैं,
ये तीनों चीज़ें मिलकर आखिर में क्या बन जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल पानी बन जाता है। और जब इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे भी इतनी एनर्जी पैदा होती है कि एडीपी से एटीपी बन सकती है। तो अब अगर देखें तो आखिर में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो इसी वजह से हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एटीपीज बन रही हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में बनेगी, तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाता है प्रोसेस। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि एक NADH+H के मॉलिक्यूल को तोड़कर 1, 2 और 3 ATPs जो सी वो पैदा हो गई हैं। और इसका ये आपके पास रिएक्शन लिखा है NADH+H, 3 ADP 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट को लेके 3 ATPs बना देती हैं और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल। और एक NAD जो सा वो जारी बात है NADH से NAD बना और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो सा वो इस्तेमाल हुआ। ये तो हो गया NADH+H। अब एक दूसरा कोएंजाइम है हमारे पास FADH2, इसको हम देख लेते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो आप ये वाला जो हिस्सा है इसको इग्नोर करेंगे, FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है एक और एंजाइम, जिस तरह इसको ऑक्सीडाइज करता था ये वाला एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम है FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब देखें इसकी ऑक्सीडेशन में इतनी एनर्जी नहीं बनती कि ATP बन सके, जैसा कि इसकी ऑक्सीडेशन में एनर्जी बनी थी तो ATP बन गई थी, लिहाजा FADH2 का जो फर्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी इतनी नहीं बनती कि ATP बन सके, यहाँ पे ATP नहीं बनती। तो इसकी क्या हो जाएगी रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा कोएंजाइम Q और ये इलेक्ट्रॉन आगे कोएंजाइम Q के पास आ जाएंगे। कोएंजाइम Q की ऑक्सीडेशन करेगा साइटोक्रोम B, यानी ये जो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। अब साइटोक्रोम C इसकी ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस में भी ATP बनता है और आगे सारा प्रोसेस उसी तरह होगा जिस तरह हमने प्रीवियस पढ़ा है, यानी यहाँ पे भी ATP बनेगी और यहाँ पे भी ATP बनेगी। तो इसका मतलब है एक FADH2 के टूटने के नतीजे में 1 और 2 ATPs बनती हैं, जबकि एक NADH2 के टूटने के नतीजे में 3 ATPs बनती हैं। तो ये हमारा हो गया कि कितनी ATPs बनती हैं। अब अगला एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि ये जो ATPs हमने कहा ना, यहाँ पे ATP बन रही है, यहाँ पे ATP बन रही है, यहाँ पे ATP, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली ATPs नहीं बनती। जिस तरह आपने नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में पढ़ा था कि वहाँ पे ATP बन रही थी केमियोस्मोसिस के जरिए। जब इलेक्ट्रॉन हाई टू लोअर एनर्जी स्टेट पे आता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर कर, वहाँ पे आपने प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनिन से गुजर कर वो हाई टू लोअर एनर्जी स्टेट पे आता था, तो वो ATP बनती थी केमियोस्मोसिस के जरिए। यहाँ पे भी डायरेक्टली ATP नहीं बनती बल्कि केमियोस्मोसिस के जरिए बनती है। वो कैसे? उसके लिए आपको ये जो एंजाइम, कोएंजाइम और साइटोक्रोम है इनको एग्जैक्ट लोकेशन पे देखना पड़ेगा। मसलन यहाँ पे आपके पास ये जो फैक्टर 1 का नाम दिया है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये कोएंजाइम Q है, वो ये कोएंजाइम Q मौजूद है। ये कहाँ पे मौजूद है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके नीचे अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और बाहर की तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। यहाँ पे देखें इतना सा हिस्से को हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये कोएंजाइम Q है। फिर यहाँ पे साइटोक्रोम, ये जो है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, जिससे मैंने बताया कि ये साइटोक्रोम B और BF का मजमूआ है, तो इसको फैक्टर 3 का नाम दिया, ये फैक्टर 3। उसके बाद ये साइटोक्रोम C है, ये साइटोक्रोम C है। उसके बाद ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जिसको फैक्टर 4 का नाम दिया है, तो यहाँ पे वो फैक्टर 4 है। अब हम देखते हैं जहाँ जहाँ पे ATP बन रही है वहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन आयन को लो टू हायर कंसंट्रेशन लेके आया जाता है, ATP नहीं बनती। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये जो NADH को ऑक्सीडाइज किया था इस एंजाइम ने, तो ये एंजाइम NADH को जब ऑक्सीडाइज करता है तो ATP नहीं बनती, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन नीचे से पंप किया जा रहा है ऊपर, कहाँ? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी लोअर टू हायर। आपको पता है जब किसी भी चीज़ को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन लाया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में ले आया। अब एक ATP आपने कहा यहाँ पे बन रही है जब साइटोक्रोम ये रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ये फैक्टर 3। तो फैक्टर 3 ATP नहीं बना रहा बल्कि हाइड्रोजन को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में ला रहा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आगे यहाँ पे एक ATP बन रही है, तो यहाँ पे भी ATP नहीं बन रही। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, तो जिसको हमने फैक्टर 4 का नाम दिया है, तो फैक्टर 4 भी क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में लेके आ रहा है। तो ये तीनों जगहों पे जहाँ पे हाइड्रोजन लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ATP नहीं बन रही बल्कि जस्ट हाइड्रोजन को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में लाया जा रहा है। अब हाइड्रोजन हायर कंसंट्रेशन में आ गया, इनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब इस हाइड्रोजन को एक और एंजाइम जो से अपने अंदर से मूव करवाता है। ये जो एंजाइम आपको नजर आ रहा है इस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेटेज। इस एंजाइम के दो हिस्से हैं, एक F0 चैनल जो कि दरमियान में मौजूद है
वो चैनल क्या करता है, इस इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उन हाइड्रोजन को अपने अंदर से गुजारता है। वो हाइड्रोजन यहाँ से गुजरते हैं और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। ये जो अंदर वाला ये वाला हिस्सा जो सा है, ये जो अंदर चैनल है ये F0 चैनल है और ये F1 पार्टिकल है। F0 चैनल हाइड्रोजन को अपने अंदर से गुजारता है और F1 पार्टिकल उस आने वाले हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके ADP से ATP बनाता है। तो मतलब ATP डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बन रही, बल्कि डायरेक्टली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लो टू हायर कंसंट्रेशन में जा रही है और उसी हाइड्रोजन से ATP सिंथेसिस क्या बना रहा है, ATP बना रहा है। तो यहाँ पे ATP बन रही है केमियोस्मोसिस के जरिए। केमियोस्मोसिस कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करके वो हाइड्रोजन आयन से ATP बनाई जा रही है। और ये जो ADP के साथ फॉस्फेट जुड़ता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन की शक्ल में होता है। तो ये हमने सारा प्रोसेस देख लिया। अब हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का पाथवे देख लेते हैं। NADH जब टूटता है, हाइड्रोजन जोन से हैं वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रह जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो आपके पास NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोएंजाइम Q के पास जाते हैं। यहाँ कोएंजाइम Q से वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाते हैं ये साइटोक्रोम B और BF, जिसे हम साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम C के पास जाते हैं। साइटोक्रोम C से वो दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास। और यहाँ से जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि पानी का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमारे पास टोटल एक ग्लूकोज को तोड़ने के नतीजे में टोटल ATPs कितने बनती हैं। हमने देख लिया कि एक NADH से 3 ATPs बनती हैं और एक FADH2 से 2 ATPs बनती हैं। अब यहाँ पे हम इसकी टोटल गिनती करते हैं। क्रब साइकिल में हमारे पास 2 FADH बनते हैं तो इसका मतलब 4 ATPs, 6 NADH बनते हैं तो इसका मतलब 18 ATPs। और इसी तरह आपके पास पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के नतीजे में 2 NADH बनते हैं तो इसकी होगी 6 ATPs। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बनते हैं, उसके लिए 4 ATPs क्यों आई? यहाँ पे भी 6 होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो पहला स्टेप है ना सेलुलर रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, वो प्रोसेस होता है साइटोसोल के अंदर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, वहाँ पे वो NADH जोन सा है वो बनता है। अब NADH से ATP बनाने के लिए उस NADH को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ता है। बाकी के जो तीनों स्टेप है ना, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल, ये जो NADH बन रहे हैं ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं क्योंकि ये प्रोसेस अंदर ही होते हैं। जबकि ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH बने हैं उनको लाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उनको अंदर लाने के लिए इतनी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि जिससे एक ATP बन सके। तो मतलब जो अंदर आ जाते हैं तो उनकी एनर्जी ज़रा कम हो जाती है। इस वजह से इन 2 NADH से 6 की बजाय 4 ATPs बनती हैं। तो इनको टोटल करेंगे तो आप ये बनेंगे आपके पास 32 ATP। इन्हें हम कहते हैं बायोकेमियोसिंथेटिक फॉस्फोरिलेशन, यानी ये केमियोसिंथेसिस के जरिए ATP बनी है। फॉस्फोरिलेशन ATP के बनने को कहते हैं। जबकि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ATPs भी बनते हैं। ये 2 ATPs क्रब साइकिल में बनती हैं, 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस में बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट से बनी है। जैसा कि आपके पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट एक सबस्ट्रेट था और उस सबस्ट्रेट से इंजाइम ने क्या किया, एक फॉस्फेट को निकालकर ATP बना दी और वो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। तो वो सबस्ट्रेट से ATP एक्सट्रैक्ट की गई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सबस्ट्रेट लेवल ATP कितनी बनती हैं, 4। बाकी केमियोसिंथेसिस के लिए 32 और टोटल 36 ATPs जो सी हैं वो आपके पास टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बन जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।